हाय फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी विद कुंदन। आज हम लोग क्लास 10th स्टैंडर्ड लेवल का इकोनॉमिक्स इकाई 5 का चैप्टर रोजगार और सेवाएं देखेंगे। इसमें रोजगार के बारे में देखेंगे कि रोजगार क्या होता है, किस प्रकार से रोजगार, सेवाएं कैसे होती है, सेवाओं का क्लासिफिकेशन देखेंगे, कितने प्रकार की सेवा होती है, सरकारी होती है, कुछ गैर सरकारी होती है, इत्यादि प्रकार की सेवाएं होती हैं। तो इत्यादि चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यह आपका इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन परीक्षा में कई बार इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो आपको सबसे पहले यह समझना है कि रोजगार क्या है। तो रोजगार एक मानव संसाधन है, मानव संसाधन का हिस्सा है। अब मानव संसाधन जब किसी कार्य में लगता है तो उससे क्या होती है कि देश की उत्पादन क्षमता, देश की उत्पादकता बढ़ती है। साथ ही जब कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है या कोई सेवा दे रहा है वही, तो उसके बदले में उसको क्या होती है, उसको रुपए, पैसे या जो भी उसके बदले में जो कुछ मिलता है उससे वह अपना भरण पोषण, घर परिवार इत्यादि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है। तो यही इस प्रकार से रोजगार हुआ। फिर इसके बाद सेवा देखेंगे, फिर सेवा का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो जैसा कि हम करते हैं कि समझते भी चलते हैं, लिखते भी चलते हैं, ताकि आपका नोट तैयार हो जाए खुद का और आप उसको बाद में खुद से स्टडी कर सकें, समझ सकें। तो इसको लिखते चलेंगे। रोजगार लिख करके डैश दीजिएगा। आप लोग रोजगार लिख करके डैश दीजिएगा। इसमें लिखिएगा रोजगार में, रोजगार का अर्थ देश का मानव संसाधन के ऐसे कार्यों में लगने से है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रोजगार का अर्थ देश का मानव संसाधन को ऐसे कार्यों में लगने से है जिससे कि देश की उत्पादकता बढ़ती है तथा सामान्य जनमानस अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा। रोजगार का अर्थ देश का मानव संसाधन के ऐसे कार्यों में लगने से है जिससे कि देश की उत्पादकता बढ़ती है तथा सामान्य जनमानस अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है। जैसे आज के युवा बहुत बेरोजगार हैं। इसका मतलब बेरोजगार का मतलब क्या है कि उनको कोई काम नहीं मिला, और कोई काम नहीं मिलने के अभाव में उनको कोई रकम या उसके बदले में जो मिलता है, रुपया, पैसा, जो भी धन, वह नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वे अपनी आवश्यकताओं की, न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूर्ति नहीं कर सकते हैं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है। तो यह हम आशा करते हैं कि अब आप लोगों को रोजगार समझ में आ रहा होगा कि रोजगार क्या है। अब इसके बाद देखेंगे सेवा। तो सेवा के बारे में पहले समझते हैं। तो सेवा क्या होता है कि किसी व्यक्ति को कार्य करने की क्षमता एवं दक्षता के आधार पर उसको रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, वही सेवा कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टरी में निपुण है तो उसको उसके आधार पर उसको रोजगार मिलेगा। कोई व्यक्ति कवि है तो उसको उस प्रकार से लिटरेचर करने वाला है, या फिर कोई व्यक्ति सेना में है, या फिर मतलब कि देहात से बहुत मजबूत है, कोई मतलब शिक्षक टाइप पढ़ाने में निपुण है, यानी कि वह जिस प्रकार के वह कार्य करने में सफल मतलब कि दक्ष होता है, उसके अनुरूप उसको कार्य मिलना सेवा कहलाता है।
जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि लिखा पढ़ी मुनीम जी वाला काम करते हैं तो उनको मुंशी जी गिरी जैसा काम, या फिर कोई बहुत बढ़िया मतलब कि रिसर्चर टाइप का है तो उसको साइंटिस्ट वाला मतलब कि इस तरह से सेवा दे रहा है। तो यहाँ पे उसके दक्षता, उसके कार्य कुशलता के आधार पर उसको जब रोजगार मिलता है तो वही सेवा कहलाता है। तो अब लिखिएगा सेवा, सेवा, सेवा लिख करके डैश दीजिएगा। तो लिखिएगा सेवा का अभिप्राय, सेवा का अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से है जहां कार्य क्षमता एवं दक्षता के आधार पर, कार्य क्षमता एवं दक्षता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराए जाते हैं। हो गया। अब इसका देखेंगे सेवा क्षेत्र। अब इसको तो हम आप लोग समझ ही लिए होंगे ना। अब देखते हैं कि सेवा क्षेत्र का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, तब इसको क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा कि सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जाता है। सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जाता है। सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जाता है, क्वेश्चन आपका होगा। पहले समझेंगे फिर लिखना स्टार्ट कीजिएगा। अभी क्वेश्चन को लिखिए। आप लोग लिख पाएंगे कि सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जाता है। तो पहले मैं बता दूं कि सेवा क्षेत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला आपका हो गया सरकारी सेवा और दूसरा आपका हो गया गैर सरकारी, यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट वाली जॉब, यह वो जो हो गया प्राइवेट। समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि सरकारी और गैर सरकारी। तो सरकारी में क्या होता है कि सरकारी, इसमें किसी व्यक्ति को मासिक वेतन के रूप में उसके काम के अनुरूप जैसा काम करता है वैसा उसको मासिक वेतन सरकार, गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किया जाता है उसके काम के अनुरूप। जबकि गैर सरकारी में, इसमें सरकार अपने कई कार्यों को गैर सरकारी संस्था के द्वारा करवाती है। जैसे अब आप लोगों को हम बता दें कि जैसे सड़क बनाना होता है तो सड़क बनाने के लिए इंजीनियर होते हैं। तो इंजीनियर सपोज सरकारी का है, सरकार का है, सरकारी इंजीनियर है जैसा, लेकिन उस सड़क को बनाने के लिए अब कोई संस्था आएगी, कोई व्यक्ति ठेका लिया, उसमें वह प्राइवेट रूप से मतलब कि गैर सरकारी रूप से मजदूरों को रखेगा और उससे वह वहाँ पे सेवा लेगा। तो इस प्रकार से गैर सरकारी हुआ। अब गैर सरकारी का बहुत सारे क्रम है। हम लोग अपना भी रोजगार जो स्वरोजगार करते हैं वे सभी गैर सरकारी, ये सरकार के अंतर्गत नहीं है। हम लोग अपने मन से जो सेवा दे रहे हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए, तो वो गैर सरकारी। जैसे गवर्नमेंट के छोड़ करके, उससे गवर्नमेंट का क्या होता है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है, केवल उसके गाइडलाइन के अनुसार हमें काम करना होता है और बदले में उसको टैक्स पे करना होता है। जैसे कोई भी जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वे सरकार के गाइडलाइन के अनुसार क्या करते हैं, काम करते हैं, उसके बदले में सरकार को टैक्स पे करते हैं। तो यह भी एक प्रकार से प्राइवेट यानी गैर सरकारी ही सेवा हुई। इस प्रकार से बहुत सारे हैं जो कि आप लोग समझ रहे होंगे। सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, दुकानदार, रिक्शा चालक, ठेला चालक, सरकारी छोड़ करके जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में है। ठीक है। तो अब पहला
सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया ये आप लोग लिख लिए होंगे। अब नीचे उत्तर में लिखिएगा कि सेवा क्षेत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। सेवा क्षेत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला सरकारी सेवा, पहला लिखिएगा सरकारी सेवा और लिख करके डैश दीजिएगा, लिखिएगा इसके अंतर्गत आने वाले सेवा क्षेत्र में सरकार एक मासिक न्यूनतम राशि निर्धारित करती है। दूसरा लिखिएगा गैर सरकारी सेवा। इसमें लिखिएगा जब सरकार अपने द्वारा संचालित काम यानी कि कार्य गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा करवाती है तो वह गैर सरकारी सेवा कहलाता है। अब यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन उठता है कि रोजगार और सेवा में क्या संबंध है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि रोजगार और सेवा में क्या संबंध है। देखिएगा, रोजगार और सेवा में क्या संबंध है। रोजगार और सेवा में क्या संबंध है, तो पहले मैं इसको बता दूं कि रोजगार और सेवा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है? पूरक है। बस इसको समझना है थोड़ा। रोजगार और सेवा एक दूसरे के क्या है? पूरक है। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, कोई व्यक्ति अपनी शैक्षिक बल या परिश्रम के आधार पर जब धन इकट्ठा करता है और उस धन को जब पूंजी के रूप में इन्वेस्ट करता है, कहीं लगाता है उस पूंजी को, तो उससे रोजगार का सृजन होता है। नहीं समझे? फिर से समझिएगा। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। कोई व्यक्ति मतलब कि शैक्षणिक और परिश्रम के आधार पर धन इकट्ठा किया। अब इसके लिए आपको बता देते हैं कि कोई डॉक्टर ही है, समझिएगा, कोई डॉक्टर है, वह अपना शैक्षणिक बल पर, परिश्रम के बल पर धन इकट्ठा किया और धन इकट्ठा करने के बाद क्या करता है वह कि अब
बिल्डिंग बनाना चाहता है, बहुत बड़ा अपार्टमेंट बनाना चाहता है, बहुत बड़ा क्लिनिक खोलना चाहता है, बहुत बड़ा अस्पताल खोलना चाहता है, उस कंडीशन में क्या होगा, वह अपना पूंजी उसके लिए इन्वेस्ट करेगा, लगाएगा। जब वह पूंजी लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, तो बिल्डिंग, अपार्टमेंट, अस्पताल बनाने के लिए किसी न किसी व्यक्ति की तो आवश्यकता होगी, कोई व्यक्ति ही ना बनाएगा। तो उसके लिए वहां पे उसके पूंजी के अनुरूप, उसके पूंजी इन्वेस्ट करने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे रोजगार उत्पन्न हो रहा है, वहां पे व्यक्तियों को काम मिल रहा है। समझ पा रहे हैं? अब यही एक दूसरे के पूरक है। अब फिर कोई व्यक्ति वहां पे काम किया, फिर वह उससे भी इकट्ठा करेगा, फिर वह कोई दूसरा चीज में इन्वेस्ट करेगा। जैसे अब वहां पे कोई मिस्त्री या ठेकेदार बिल्डिंग अपार्टमेंट बनाने का ठेका लिया, और अब वह क्या कर रहा है कि अब उससे वह जो धन अर्जित किया, अब उससे अब वह क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चालू करता है। ट्रक्स खरीदता है, पिकअप खरीदता है, एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है, गुड्स को ढोने का काम करता है, यानी कि माल ढोने का काम करता है। तो उस कंडीशन में अब उसको गाड़ी चालक की आवश्यकता होगी, फिर वहां पे बहुत सारे व्यक्तियों को वह रोजगार देगा। तो यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे होंगे कि रोजगार और सेवा दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। अब इसका लिखना स्टार्ट कीजिए, लिखिएगा रोजगार और सेवा, रोजगार और सेवा क्षेत्र, रोजगार और सेवा क्षेत्र एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। रोजगार और सेवा क्षेत्र एक दूसरे के पूरक हैं। अब लिखिएगा, जब कोई व्यक्ति शैक्षणिक और परिश्रम के आधार पर धन इकट्ठा करता है और उस धन को जब पूंजी के रूप में उपयोग करता है, जिससे पुनः रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। अब आप लोगों को समझ में आएगा कि रोजगार और सेवा एक दूसरे के क्या है, मतलब कि किस प्रकार से संबंध है दोनों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में किस प्रकार से जाना जाता है। विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में किस प्रकार से जाना जाता है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। आपका क्वेश्चन है, विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में किस प्रकार जाना जाता है, किस प्रकार जाना जाता है। तो अब इसको थोड़ा समझते हैं पहले, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। तो भारत देश जो है विश्व के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। जैसे इस भारत के पास होटल संबंधी, फिर से व्यापार, बहुत सारे कंपनियां, और एक बात है कि यहाँ उदारता की नीति को अपनाया जाता है। तो उदारता की नीति के कारण बहुत सारे कंपनीज यहाँ आकर के और अपना प्लांट लगाते हैं, जिसमें यहाँ के लोग उसमें काम करते हैं और उसके व्यापार को बढ़ाते हैं।
विभिन्न कारण है, यानी कि भारत में विश्व को कई कामों के क्षेत्र में जाना जाता है। संचार से लेकर के, संचार में भी भारत बहुत अच्छा सेवा देता है। कम्युनिकेशन, फिर से आपका क्या है कि यातायात संबंधी भी, होटल, व्यापार, अनाज, कृषि के माध्यम से, ये सब प्रमुख हैं। तो अब इसको लिखेंगे, लिखना स्टार्ट कीजिए। भारत विश्व को अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। भारत विश्व को अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। भारत में होटल, व्यापार, परिवहन, यातायात, संचार की सेवाएं तेजी से बढ़ रही है। भारत उदारता की नीति के कारण आय के बाहरी स्रोतों का विस्तार कर रहा है। बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपनी सेवाएं यहाँ की उदारता की नीति के कारण दे पा रही हैं, जिसमें यहाँ के लोग अपने शारीरिक एवं मानसिक रूप से उनमें कार्यरत हैं। अब एक अलग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आर्थिक मंदी समझते हैं। अभी भारत आर्थिक मंदी से, भारत क्या पूरा विश्व गुजर रहा है। एक क्वेश्चन है, हालांकि अब यह बोर्ड में पूछता नहीं है, लेकिन है तो करवाना पड़ेगा ना। वर्तमान आर्थिक मंदी का भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है? इसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए,
वर्तमान आर्थिक मंदी का भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है, पहले इसको समझिए। आर्थिक मंदी, आर्थिक मंदी का मतलब होता है लोगों के पास पैसा का, रुपया का अभाव होना। जैसा कि अभी चल रहा है सिचुएशन, यदि यही सिचुएशन 3-4 महीना और रह जाए तो बहुत सारे लोगों के पास पैसा का बहुत किल्लत हो जाएगा। यहाँ तक कि लोग अपने भोजन यानी कि जो कहा जाता है रोटी कपड़ा के लिए तरस जाएंगे। तो जब इस प्रकार की जब सिचुएशन उत्पन्न होती है पूरे विश्व में, देश में, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारे कंपनी घाटे में जाने लगता है। कैसे से समझिए, जैसे लोगों के पास पैसा होगा ही नहीं तो क्या वे टीवी खरीदेंगे, क्या वे कूलर खरीदेंगे, क्या वे एसी खरीदेंगे, क्या वे गाड़ी खरीद पाएंगे, क्या वे घर बनाएंगे? यानी कि पैसा की अभाव यानी कि आर्थिक मंदी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बड़े बड़े जो कंपनी हैं, मोबाइल कंपनी, टीवी कंपनी, एसी कंपनी, जो भी जिस प्रकार का ब्रांड का जो भी फैसिलिटी दे रहा है, वे सारे कंपनियां घाटे में जाने लगती हैं। समझ रहे हैं आप लोग? आर्थिक मंदी, उससे बाजार नियंत्रण पूर्णतः डगमगा जाता है। जिससे क्या होता है, यह मुख्य रूप से वैसे देशों में होता है जो व्यापार और इंडस्ट्री पर डिपेंड करते हैं। लेकिन भारत में आर्थिक मंदी का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। अब अमेरिका के अपेक्षा, चीन के अपेक्षा, जापान, आपका इंग्लैंड, इन सभी देशों के अपेक्षा भारत में इंडस्ट्री उतने नहीं है जितने कि वहाँ हैं। तो जो आर्थिक मंदी की सिचुएशन उत्पन्न होती है तो उस कंडीशन में जो फॉरेन कंट्री जिनका हमने एज एग्जाम्पल नाम लिया, उन सभी वे सभी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और यूरोपीय देश भी, अमेरिका से लेकर के यूरोप के सारे कंट्री भी। भारत क्यों नहीं प्रभावित होता है कि भारत क्योंकि यहाँ पे कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ की ऐसे भी बिहार का 80% आबादी और भारत का लगभग 60% से एबव आबादी, 60% से एबव आबादी क्या है, कृषि पर ही डिपेंड है। तो कोई ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ता। और क्या है कि अब भारत भी पूरे विश्व में खुले बाजार की नीति अपनाई जा रही है। खुले बाजार की नीति क्या? तो कि यहाँ का व्यक्ति, यहाँ की कंपनी यानी कि अपने देश भारत की कंपनी दूसरे देश में कंपनियाँ लगाएंगी, दूसरे देश की कंपनी भारत में यानी अपने देश में लगाएंगी, और उस कंडीशन में वहाँ पे वो अपना प्रोडक्ट का उत्पादन करेगा और बेच पाएगा। जिससे क्या होता है कि उस प्रोडक्ट का दाम भी घटता है और जहाँ पे वह लगाई है वहाँ के लोगों को रोजगार का अवसर भी मिलता है। तो ऐसे आज भी देखते होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री या बहुत सारे मुख्यमंत्री भी कई राज्यों के, वे सभी चाहते हैं कि हमारे यहाँ कंपनी लगे। क्या है इसको पहले समझा देते हैं थोड़ा संक्षेप में। देखिए, पहले आप लोग सुने होंगे कि पहले मोबाइल का दाम, बहुत सिंपल मोबाइल, खाली एक कैमरा रहता होगा, उसमें गाना उना सुनने के लिए वो चिप्स के फैशन दे दिया, मेमोरी कार्ड लगाने का, कोई बहुत अच्छा क्वालिटी भी नहीं, स्मार्टफोन भी नहीं, और उसका कीमत आप सुने होंगे कि 4,000 रुपया है, 5,000 है, 8,000 है, 10,000 है, और कोई खास फैसिलिटी भी नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि क्या होता था कि वह मोबाइल दूसरे देश से डायरेक्ट बन करके आ रहा होता है। जब वह दूसरे देश से बन करके आएगा तो वहाँ की मजदूरों की चार्ज, जैसे भारत में क्या है, बहुत ज़्यादा आबादी है तो यहाँ पे मजदूर का चार्ज कम है, यानी कि कम पैसा में मजदूर मिल जाते हैं। अमेरिका में आपको मजदूर खोजने में बहुत मतलब की दिक्कत होगी। जहाँ पे व्यक्ति जनसंख्या कम है, लोगों की कमी है, वहाँ पे मजदूरों की कमी होता है, और कंपनियाँ अक्सर वैसे ही देश में हैं। तो उससे क्या होगा, वहाँ के मजदूरों का चार्ज ज़्यादा, प्लस वहाँ से पूरा ट्रांसपोर्टिंग खर्च, फिर उसके बाद पूरा मतलब कि एक प्रोडक्ट तैयार हो जाने के बाद फिर वहाँ के देश का टैक्स जहाँ से वह चला, मान लीजिए कि अमेरिका का मोबाइल कंपनी है आपका एप्पल्स, मोटरोला, अब वहाँ से वह चला तो पहले उसको टैक्स पे करेगा अमेरिका सरकार को कि देखिए अमेरिकन गवर्नमेंट को कि देखिए अब यह जा रहा है इतना करोड़ कमाल, इसके बदले में वहाँ पे वो क्या करेगा, टैक्स लगाएगा, वह लेगा। फिर उसके बाद इंडिया में आएगा, वहाँ से यहाँ आने में जो यातायात में खर्च हुआ वह, फिर उसके बाद क्या यहाँ का सरकार भी उस पर क्या करेगी, टैक्स लगाएगी। उसके बाद जनता तक यानी कि दाम बढ़ गया, ऐसे ही बिना मतलब के। अब क्या होता है कि सीधा वही कंपनी अपना प्लांट इंडिया में बैठा दे,
अपना प्लांट बैठा दिया, वह क्या करेगा कि यहाँ के आस पड़ोस देशों से या भी यहाँ भी जो भी कच्चे मटेरियल है यहीं से लिया, और वह अपना केवल मतलब कि कुशल इंजीनियर वगैरह को ही कुछ विदेशी टाइप से यहाँ लाए और यहाँ के लोगों को सस्ते दामों पर रखकर यहीं पे उत्पादन किया। तो एक तो कि उस देश से जिस प्रकार से हम बताएं अमेरिकन गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ा वो बचा, यहाँ कम मजदूरी में सस्ते दाम पर मजदूर मिले वो हुआ, यहीं का माल यहीं बिक रहा है वो हुआ, तो दाम उसका अपने आप घटेगा। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्यों पहले मोबाइल महंगा था और आज मोबाइल सस्ता। कोई भी चीज़ नया नया आता है तो आप लोग सुनेंगे अरे बहुत महंगा है, बाद में सस्ता क्यों हो जाता है। तो इसका सस्ता होने का यही कारण कि शुरू में यह विदेश से डायरेक्ट हमारे यहाँ क्या हो रहा है, आ रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, और अभी क्या हमारे यहाँ ही उत्पादन होने लगा। अभी भारत में लगभग 100-125 के लगभग भारत में मोबाइल कंपनियां अपना मोबाइल बनाती है, जबकि यही लगभग 8-10 साल पहले की बात है तो मात्र 3-4 कंपनियां ही यहाँ पे मोबाइल का उत्पादन करती थी। तो होगा ना सस्ता। तो अब इसको थोड़ा लिख लीजिएगा, नहीं तो समझाने में ही टाइम ज़्यादा होगा और वीडियो भी लंबा होगा। तो अब इसको थोड़ा लिख लीजिए। व्यापार के वैश्वीकरण एवं निजीकरण के कारण खुले विश्व बाजार में अब यहाँ रुकिए, समझाया था ना, खुला विश्व बाजार मतलब वहाँ की कंपनी यहाँ आ सकता है, यहाँ का कंपनी वहाँ जा सकता है। खुले विश्व बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। परिणाम स्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा। यही कारण है कि औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की छटनी तक की जा रही है। पैराग्राफ चेंज। लेकिन भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसके कारण यहाँ आर्थिक मंदी का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखाई पड़ता है। साथ ही भारत की पूंजी बाजार की मजबूती
मजबूती मानव श्रम एवं उच्च दक्षता के कारण बढ़े हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सरकार द्वारा सेवा क्षेत्र में क्या प्रयास किए गए हैं? लिख लीजिए। सरकार द्वारा सेवा क्षेत्र में निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं। पहला काम के बदले अनाज। दूसरा समझ लीजिए, बहुत सारे पहले ऐसे भी व्यक्ति होते थे कि इतना भी नहीं उनको, आज नहीं, ये तो आज का कंडीशन वैसा नहीं है, आज से करीब 30-40 वर्ष पहले की कंडीशन है। 40 वर्ष पहले की लोग काम भी करता था फिर भी उसका पेट नहीं भर पाता था, उसको अनाज नहीं मिल पाता था, अनाज नहीं खरीद पाता था। तो इसीलिए सरकार स्कीम चलाई थी कि कोई भूखा ना मरे, यानी काम के बदले अनाज। ये पुराना है, ये सब क्वेश्चन का आंसर पुराना टाइप से हो रहा है। चलिए सेकंड लिखिए। ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम। यह कब चलाया गया था? तो यह आपका 1979 ईस्वी में चलाया गया था। डेट इसका याद रखिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा, 1979। 1979 हो गया। अब अगला लिखिएगा तीसरा नंबर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। यह आपका 1980 में चलाया गया था, 1980, अंडरलाइन कीजिएगा, 1980। और है आपका ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। यह आपका चलाया गया था 1983 में, 1983, इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा। और है आपका सामयिक, ऊपर में जाना पड़ेगा, ये तो समझ गए ना, काम के बदले अनाज। छठा में आपका लिखे सामयिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम। सामयिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम। यह भी आपका 1980 में ही चलाया गया था, 1980। और इसके अलावा हो गया सातवां नंबर में, सातवां में आप लिख सकते हैं जवाहर रोजगार योजना।
जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना यह आपका चलाया गया था 1989 में, 1989 में जवाहर रोजगार योजना। और है आपका एक, चलिए इसको समझा देते हैं, फिर मिटाएंगे, फिर इसको लिखेंगे, एक दो और है। चलिए, ग्रामीण युवा स्वरोजगार योजना प्रशिक्षण, इसमें क्या था कि गांव के लोगों के पास स्किल नहीं होता था। स्किल मतलब उसके पास कोई काम करने का तजुर्बा या किसी काम के बारे में जानकारी ही नहीं। जैसे समझिए कि उसको अब ट्रैक्टर बनाने की प्रशिक्षण देना, साइकिल बनाने की प्रशिक्षण देना, छोटे छोटे कुटीर उद्योग जैसे आपका मोमबत्ती का, अगरबत्ती का, कपड़ा बुनने का, इत्यादि चीज़ों का प्रशिक्षण दे करके उसको स्वरोजगार, खुद का रोजगार, समझ रहे हैं ना, खुद का रोजगार मतलब कि चलाने की यह प्रशिक्षण कार्यक्रम थी। ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण के तहत चलाया गया था। ठीक है, कब, इसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1979 में। एक डेट इंपॉर्टेंट है आपका, परीक्षा में यही पूछवे करेगा ऑब्जेक्टिव में, बाकी सब के छोड़ दीजिए। यह आपका 1979 में। फिर आपका क्या था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, यानी कि गांव के लोगों को जो बेरोजगार हैं उनके लिए फिर चलाया गया था 1980 में। फिर वैसे गांव के लोग हैं जिसके पास भूमि नहीं है, अरे जिसके पास खेत होगा, भूमि होगा, वो तो अपना मतलब कि खेती कर लेगा ना, उसके पास कुछ रोजगार है। जिसके पास नहीं है उसके लिए भी चलाया गया था 1983 में। तब नीचे का मिटाते हैं, डेट इसका लेकिन याद रखिए। फिर क्या देखें, सामयिक कब चलाया गया, तो सामयिक आपका चलाया गया 1980 में। आज जो जवाहर रोजगार योजना, इसके तहत भी रोजगार ही मिलता था 1989 में। और आपका है आगे होगा आपका स्वयं सहायता समूह, तो यह आपका तो 1935 में आरबीआई का अधीन हो गया था, तो इसको छोड़ देते हैं। नरेगा, नरेगा आपका है, इसके तहत भी रोजगार मिलता है, यह आपका 2006 में से चला था। क्या, नरेगा, समझ रहे हैं। इसी का नाम मनरेगा भी है, म आगे लग जाएगा तो महात्मा गांधी, ऐसे न है, ठीक ना, नरेगा नेशनल रोजगार गारंटी जो है, समझ ही रहे हैं। ये आपका था सरकार के द्वारा। इन सभी का डेट वगैरह याद रखिएगा। ये सब बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सब संस्था चलाई गई थी, ये सब मतलब कि कार्यक्रम चलाया गया था। अब आगे एक क्वेश्चन है कि बाह्य स्रोती क्या है, जैसे ऐसे लिखना है, बाह्य स्रोती, बाह्य स्रोती, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है आउट सोर्सिंग, आउट सोर्सिंग, सोर्सिंग, आउट सोर्सिंग क्या है, आउट सोर्सिंग क्या है। तो इसका लिख लीजिए, जब, पहले लिख लीजिए, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां नियमित सेवाएं, नियमित सेवाएं, नियमित सेवाएं, नियमित सेवाएं विदेशी स्रोत, विदेशी स्रोत, विदेशी स्रोत या नहीं, विदेशी स्रोत तथा कीजिएगा, तथा संस्थान समूह से, संस्थान समूह से प्राप्त करती है, प्राप्त करती है, प्राप्त करती है, प्राप्त करती है, तब इसे बाह्य स्रोती कहा जाता है, तब इसे बाह्य स्रोती कहा जाता है। एक और क्वेश्चन है आपका, इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसको लिखवा ही देते हैं, फिर दोनों को समझ लेंगे एक साथ। आपका क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं, बहुराष्ट्रीय
कंपनियां कंपनियां किसे कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? लिखिएगा पहले, फिर दोनों को एक साथ समझा देंगे। वैसी कंपनी जो एक साथ एक से अधिक देशों में, एक साथ काट दीजिएगा, सॉरी एक साथ नहीं, एक से अधिक देशों में अपने उत्पादन को पहुंचाती है, साथ ही उस पर नियंत्रण एवं स्वामित्व, यानी कि मालिकाना स्वामित्व रखती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। जैसे आप लोग देखे होंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एग्जाम्पल है हुंडई का कार वगैरह आता है, हुंडई, फोर्ड मोटर्स, ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है अपने देश की। नहीं, फोर्ड मोटर्स क्या, सैमसंग कहाँ का है? यह दक्षिण कोरिया का है, सैमसंग। और कोका कोला, नोकिया, बहुत सारा होगा, नोकिया, इंफोसिस। और आपका एक बहुराष्ट्रीय कंपनी हमारे देश का है जो कि अपना विदेश में भी अपना कंपनी को बढ़ाए हुए है, वहाँ भी इसका कंपनी है, वह है टाटा मोटर्स। अपने देश का है लेकिन यह विदेश में भी काम करती है, टाटा मोटर्स, जिसका टाटा मोटर्स कहा जाता है कि सुई से लेकर के जहाज तक बनाती है, सही में नमको बनाती है, खाहू वाला में है, चढ़ू वाला में उसका गाड़ियों आता है, उसका बहुत सारे मतलब कि होटल भी है, यह बहुत नामी कंपनी है जिसके अभी प्रमुख रतन टाटा हैं, टाटा मोटर्स। और है आपका डाबर हो गया, हाँ डाबर का हो गया, हिंदुस्तान लीवर। और आप लोग अपने से 20, 30, 50 लिख लीजिएगा इत्यादि। आप लोग को आता ही हो बहुत सारे कंपनियों के बारे में। हमको नहीं लगता कि इसका एग्जाम्पल देख के बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं समझ गए होंगे। यानी कि वैसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में क्या करता है, अपने उत्पादन को पहुंचाता है। अब बोलिए, अब कोका कोला विदेशी कंपनी है, कोका कोला भारत में बिकता है, नोकिया कहाँ का है, भारत में बिकता है। क्या है, सैमसंग क्या है, कहाँ का है, पूरे विदेश, पूरे मतलब कि दुनिया में इसका ब्रांड फैला हुआ है। यह भी मोबाइल, एसी, कूलर, फ्रिज क्या क्या बनाता है। यहाँ पे बहुत सारे सब देख लीजिए। बाह्य स्रोत एक समझ लीजिए, यानी कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां नियमित रूप से सेवाएं विदेशी स्रोत या संसाधन समूह से प्राप्त करती है, नियमित रूप से मतलब कि उसका एकदम एक फ्लो में जुड़ गया है, एकदम निरंतर, तब वहां पे वह बाह्य स्रोत उसके कहा जाता है। समझे? यानी कि हमारे यहाँ बहुत सारे विदेशी चीज़ है ना, उससे हम लोग बहुत जुड़ गए हैं इस तरह से। तो अब आशा करते हैं कि आप लोग इस चैप्टर को बखूबी समझे होंगे। अगर समझे होंगे तो ज़रूर बताइए कि हाँ समझ में आया। बताने से और हमें भी जानने पर कि हाँ समझ में आया, इसकी जानकारी से हमें भी एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। और ना ही कोई बात बोलता है कि हाँ मतलब कि कैसा है, अच्छा हो बुरा हो, जैसा लगे बताना चाहिए। यहाँ एक तो कि यह मतलब कि रिकॉर्डेड क्लास है, अकेले भूखना रहता है, हमको पता भी नहीं चलता कि आप संतुष्ट हो रहे हैं कि हम खाली ऐसे ही कुत्ता नहीं भूख रहे हैं। तो हमारे संतुष्टि के लिए बताइए आप कि हाँ मतलब कि क्या कमी है, हमें क्या सुधार करना चाहिए, या फिर आपको कैसा लग रहा है, या कमेंट करना ज़रूरी हो जाता है।
नहीं तो फिर उससे मनोबल गिरता है, लगता है कि पता ना अब पढ़ा रहे हैं तो लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसकी जानकारी दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने के साथ अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।